देख रहे हैं JQ24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम डिफेंस स्पेशल का, जहां पर बेहद अहम मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या मिडिल ईस्ट में अब जंग छिड़ने वाली है। बाइडेन ने तो साफ तौर पे ऐलान कर दिया है कि जहां जहां से अमेरिका के सैनिकों के ऊपर हमला हो रहा है वहां पर हम अटैक करेंगे। इसके बाद से ईरान की तरफ से भी कहा गया कि अगर आप जंग के लिए तैयार हैं तो हम भी तैयार हैं, लेकिन जंग अमेरिका शुरू करेगा, खत्म ईरान करेगा। इसका मतलब क्या है? क्या वाकई में अब तेहरान तक यह जंग पहुंचने वाली है? एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, इसको समझने की कोशिश की जाएगी। भारत के लिहाज से यह बहुत अहम मुद्दा हो जाता है, लेकिन साथ ही साथ बात पड़ोसी मुल्क मालदीव की भी आज करना जरूरी है। आप कहेंगे कि आज आखिरकार मालदीव में ऐसा क्या हो गया? दरअसल कंगाल पाकिस्तान की तरफ से ऐलान किया गया कि वो पैसे से मालदीव की मदद करेगा। जो पाकिस्तान खुद IMF की भीख पर निर्भर है, वो कहता है कि हम मालदीव की मदद करेंगे। लेकिन इसको बात और सवाल मदद का नहीं है, बात आज मालदीव की उस लोकेशन की होगी कि अगर वहां पर चीन और साथ में पाकिस्तान बैठ जाते हैं, पाकिस्तान के अंदर मौजूदा वो कट्टर सोच जो आतंकियों को जन्म देती है, आतंकी फैक्ट्री को संचालित करती है, अगर वो मुइजू के जरिए मालदीव के अंदर पहुंच जाती है तो फिर भारत के लिए चिंताएं बढ़ाने वाला क्या यह कदम हो सकता है, इसको समझने की आगे कोशिश होगी। साथ ही साथ अमेरिका से MQ-9 रीपर ड्रोन की जो डील है उस पर मोहर लग चुकी है, उसे भी समझेंगे। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। अमेरिका सैनिकों की मौत का लेगा बदला, ईरानी ठिकानों पर हमला करेगी अमेरिकी सेना। इराक सीरिया में ईरानी ठिकानों पर होंगे हमले। ईरान बोला हम युद्ध से नहीं डरते। बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिकी सैनिकों की मौत का बदला अमेरिका लेगा। ईरानी ठिकानों पर हमला करेगी अमेरिकी सेना। इराक सीरिया में ईरानी ठिकानों पर हमले होंगे। ईरान बोला हम युद्ध से नहीं डरते। अमेरिका जो है अपनी सैनिकों की मौत का बदला लेगा। ईरानी ठिकानों पर हमला करेगी अमेरिकी सेना। इराक सीरिया में ईरानी ठिकानों पर यह हमले करने हैं। जो बाइडेन की हां हो चुकी है। लेकिन पहले जल्दी से ग्राफिक्स के जरिए जानकारी मैं आपको दे दूं, उसके बाद फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं एक्सपर्ट्स के साथ। मिडिल ईस्ट में होगी जंग। जॉर्डन सीरिया में अमेरिका पर हमला हुआ, अमेरिका के 3 सैनिकों की मौत हो जाती है। बाइडेन का अमेरिकी सेना को आदेश। इराक सीरिया में ईरानी ठिकानों पर हमले का आदेश। अमेरिका के खिलाफ हो रहा यहां इस जमीन का इस्तेमाल। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने दिया बड़ा बयान। हम तय करेंगे कब कहां करना है हमला। अमेरिका के ऐलान के बाद ईरान में हड़कंप। ईरान बोला हम भी जंग के लिए तैयार हैं। क्या कुछ दोनों देशों की तरफ से कहा गया है वो समझ लीजिए। IRGC कमांडर हैं मेजर जनरल हुसैन सलमानी। वो कहते हैं हमने अमेरिकी अधिकारियों की ओर से ईरान को टारगेट करने वाले कई धमकियां सुनी हैं। हम उन्हें कहना चाहते हैं कि आपने हमें आजमाया है और हम एक दूसरे को जानते हैं। हम किसी भी खतरे को बिना जवाब दिए नहीं छोड़ते और हम युद्ध की आशा नहीं करते, लेकिन हम उससे डरते नहीं हैं। यह ईरान का कहना है। लेकिन इससे पहले अमेरिका की तरफ से क्या कहा गया? जॉन किर्बी हैं, प्रवक्ता पेंटागन है। यह कहते हैं हम एक और युद्ध नहीं चाहते, हम तनाव बढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन क्षेत्र में अपनी रक्षा के लिए, इस मिशन को जारी रखने के लिए और इन हमलों का उचित जवाब देने के लिए जो भी करने की आवश्यकता होगी, हम निश्चित रूप से वह सब
करेंगे। ये जॉन किर्बी, प्रवक्ता पेंटागन की तरफ से कहा गया। बदले में ईरान के तरफ से कहा गया कि इस जंग की शुरुआत बेशक आप करेंगे, लेकिन इस जंग को खत्म हम करेंगे। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या एक और नया मोर्चा खुलने वाला है, और भारत के लिहाज से यह बहुत चिंताजनक हो सकता है। इसको समझने की कोशिश करेंगे। 3 खास मेहमान आज चर्चा में हमारे साथ। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद। सबसे पहले शुक्रिया। मेजर जनरल पीके सहगल सर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी। जय हिंद आपको भी। शुक्रिया आप दोनों का। शुक्रिया सर। डॉक्टर राम श्रीवास्तव हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राम। जय हिंद। शुक्रिया। सलाम सर आपको। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर, चर्चा की शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगा। ये 2 बयान बताने के लिए काफी हैं कि इस वक्त मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है। कहा जा रहा था कि नहीं, ये आंच जो है तेहरान तक नहीं पहुंच सकती है, लेकिन ये हाल के जो घटनाक्रम हैं पिछले 24 घंटों के, ये बताने के लिए काफी हैं कि ईरान और अमेरिका का टकराव पॉसिबल है। कैसे देखें सर दोनों स्टेटमेंट को? धन्यवाद राजेश, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी विद यू। थैंक यू सर। मैं कहूंगा कि तनाव जरूर है, इसमें कोई शक नहीं। टेंशन जरूर है कि जिस प्रकार से जॉर्डन में टाव 22 के ऊपर जो ड्रोन के द्वारा हमला हुआ, जिसमें 3 अमेरिकन सैनिक मारे गए और दर्जनों घायल हुए, उसके बाद अमेरिका को लाजमी है जवाब देना, क्योंकि अमेरिका यमन में भी हुदियों के बरखिलाफ कार्रवाई कर रहा है यूके के साथ मिलकर के, और वहां पर भी टारगेट्स कर रहा है हुदी को, और लेबनान में भी हिजबुल्लाह को। और डायरेक्ट कार्रवाई जो अमेरिका ने करनी है, जो ईरानियन टारगेट्स हैं, चाहे वो इराक में हो चाहे वो सीरिया में हो, उन पे हमले जरूर होंगे। इसमें कोई शक नहीं कि ईरान के द्वारा ही हुदी है, हिजबुल्लाह है, हमास है, ये सब उनके ही प्रॉप्ड अप प्रॉक्सीज हैं। इसके कारण चाहे वो ईरान आज ये कहे कि हमारा उनके ऊपर कोई बस नहीं चलता है, ऐसे नहीं है। आप अगर यमन में देखें किस प्रकार से हुदी के जो प्रवक्ता हैं, किस प्रकार से उनके सैनिक, उनका जो जमावड़ा है, उससे साफ जाहिर होता है कि जिबूती में इतने नजदीक सब कुछ होते हुए भी इस तरह की कार्रवाई वो रेड सी में कर सकते हैं। तो जरूर मुझे लगता है पर सब ने संयम बरतना है, क्योंकि हमास और इजराइल के बीच, और अब अगर ईरान और इसके बीच हो जाएगा तो पूरे विश्व भर में अशांति, एनर्जी के प्राइसेस बढ़ेंगे, बहुत मुश्किलात होगी। मुझे लगता है दोनों तरफ से जिस प्रकार से बयान आ रहे हैं, लग रहा है कि संयम बरतने की बात दोनों तरफ से हो रही है। अमेरिका भी संयम बरतने की बात कर रहा है और ईरान भी कर रहा है। चाहे धमकियां जरूर दे रहे हैं, लेकिन संयम बरतने की बात हो रही है। ईरान को थोड़ा संभालना पड़ेगा, क्योंकि ईरान ही है जो बैकफुट पर है और ईरान को ही तकलीफ होगी। तो इसके मद्देनजर, और अगर ईरान पे कुछ हो रहा है तो चीन और रूस जो है उनको भी वो लड़ाई में कूद पड़ेंगे। तो ऐसे हालात में अमेरिका जानता है, क्योंकि यूक्रेन में कितनी मदद कर रहा है वो रूस के बरखिलाफ, इजराइल को कितनी मदद कर रहा है हमास के बरखिलाफ। तो इन सबको देखते हुए मुझे तनाव है, बातचीत संयम की भी हो रही है और धमकी भी दी जा रही है। ठीक है पीके सहगल सर, लेकिन एक चीज और भी है, ईरान बहुत सेंटर में आ चुका है। जब से इजराइल हमास की जंग शुरू हुई है, ईरान की चर्चाएं बहुत ज्यादा हैं, और जिस प्रकार से रेड सी की भी बात करें हम, हिजबुल्लाह, हुती, हमास की बात करें, जो ईरान का रोल था, जिस प्रकार से ईरान ने इन्हें खड़ा किया मिडिल ईस्ट में अपने वर्चस्व को बनाने के लिए, वो अब सीधा अमेरिका पर इफेक्ट कर रहा है। और क्या वाकई में अमेरिका चाहेगा कि जिस वक्त वो यूक्रेन में फंसा हुआ है, जिस वक्त वो इजराइल में फंसा हुआ है, वो डायरेक्ट कन्फ्रंट कर सके ईरान के साथ? देखो, पहली बात मैं साफ तौर पे बताना चाहता हूँ कि मिडिल ईस्ट में जंग जो है और नहीं फैलेगी जी। इस समय डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 10 नेशन ऑलरेडी इन्वॉल्व है। ईरान धमकी दे रहा है, अमेरिका धमकी दे रहा है, लेकिन अमेरिका ने साफ तौर पे कहा है, एक चीज आपको याद रखना है कि इस समय इस साल इलेक्शन है अमेरिका में। बाइडेन की जो स्टेटमेंट है उसके इलेक्शन को भी मद्देनजर रखते कही गई है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है ये अटैक्स जो मल्टीप्लिकेट होंगे और कई दिनों तक हो सकते हैं, और ये टारगेट जो है वो ईरान के अंदर नहीं होंगे, ईरान की धरती के ऊपर हमले नहीं होंगे, ये हमले होंगे ईरानियन एसेट्स जो है सीरिया और इराक में। और अगर आप
उनके जो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड के चीफ की स्टेटमेंट सुनी है जी। उसने भी कहा है कि हम जो भी कार्रवाई करेंगे अगर हमारी ईरान की सॉइल के ऊपर अटैक किया गया। अमेरिका साफ तौर पे कह रहा है हम आपकी सॉइल पे अटैक नहीं करेंगे, उसका इशारा दिया जा रहा है। और वो इतने बड़े पैमाने पर बहुत सारे टारगेट्स को एक समय अटैक नहीं करेगा, मल्टी टियर सेवरल डेज, ताकि वो एस्केलेशन। दोनों ही देश जो है वो नहीं चाहते ये युद्ध फैले, क्यों दोनों ही जानते हैं कि अगर ये युद्ध बड़ा फैल जाए तो इट बी अ ह्यूज लॉस, डिजास्टर फॉर द एंटायर मिडिल ईस्ट, डिजास्टर फॉर अमेरिका, डिजास्टर फॉर ईरान। और उसके फायदे केवल और केवल होंगे किम जोंग को, जीपेंग को और रशिया को। और नाइदर ऑफ दैट टू वांट है। जहां तक हुथीज का ताल्लुक है, हमास का ताल्लुक है या हिजबुल्लाह का ताल्लुक है, जी बिल्कुल सही है कि इनको हर प्रकार से पाला ईरान ने, इनको हथियार ईरान ने दिए, इनको पैसा ईरान ने दिया, ट्रेनिंग दिया। लेकिन वो साफ तौर पे कह रहा है कि मेरा कोई रोल नहीं है, ये अभी ऑटोनोमस सेल्फ अपने आप कार्रवाई करते हैं, इसमें मेरी तरफ से हुक्म नहीं दिए जाते। वो हर प्रकार से डिनाई कर रहा है अपनी इन्वॉल्वमेंट। और वो कुछ हद तक सही भी है, ये वास्तव में ऑटोनोमस मोड में कार्रवाई कर रहे हैं, बिल्कुल उसी माफिक जैसे इजराइल जो है, इसके बावजूद कि उसको हर हथियार जो है अमेरिका दे रहा है, जिस माफिक की वो रेट्रीब्यूशन कर रहा है उसकी क्षमता ही नहीं थी, उसके पास उतना असला या वेपन नहीं थे। लेकिन अमेरिका जो है उसके ऊपर प्रेशर नहीं बढ़ा रहा, कोई शर्त नहीं लगा रहा कि इस माफिक की कार्रवाई करो। तो अगर अमेरिका को देना बंद करते, वास्तव में इजराइल उस माफिक की कार्रवाई नहीं कर सकता जिस माफिक करता जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है और ईरान भी जानता है कि एनी फर्दर एक्सपेंशन ऑफ द वॉर जो है उन सब के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदेही होगी, हद तक होगी। इसलिए हर प्रकार से ये लड़ाई को अवॉइड करना चाहेंगे, ना कि लड़ाई को बढ़ाना चाहेंगे। लेकिन मैं डॉक्टर राम आपके पास आऊंगा, लेकिन पीके सहगल सर, क्या अमेरिका ने इजराइल के हाथ भी तो बांध रखे हैं? नहीं तो इजराइल के पास ऐसे हथियार हैं कि उसे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। गाजा तो आज तक साफ हो गया होता सर। बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब तक इजराइल के ऊपर डायरेक्ट अटैक नहीं होता, जब तक इजराइल की सर्वाइवेबिलिटी के ऊपर खतरा नहीं होता, इजराइल उन हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन कल ईरान अगर डायरेक्टली इजराइल के ऊपर हमले करना शुरू करता है और इजराइल की सर्वाइवेबिलिटी इज एट स्टेक, तो इजराइल नहीं पीछे हटेगा और ना ही वो अमेरिका उनके हाथ बांध सकेगा टू यूज द न्यूक्लियर ऑप्शन। तो वो न्यूक्लियर ऑप्शन को जरूर इस्तेमाल करेगा अगर उसकी सर्वाइवेबिलिटी इज एट स्टेक। मैं आता हूं उनकी सर्वाइवेबिलिटी इज नॉट। ठीक है, मैं आता हूं। डॉक्टर राम, जो चीज समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हैं और जब भी अमेरिका के राष्ट्रपति सेकंड टर्म के लिए जाते हैं वो फर्स्ट टर्म के अंदर किसी ना किसी देश को निशाना बनाते हैं। बिल क्लिंटन से लेके आप डोनाल्ड ट्रंप तक आ जाइए, इतिहास इस बात का गवाह है। तो क्या जो बाइडेन सेकंड टर्म में जाने से पहले तेहरान की चुनौती को खत्म करना चाहेंगे? डॉक्टर राम, तो आपका कहना, आपका सोच बिल्कुल सही दिखता है और सहगल साहब की ये बात भी बहुत बारीकी से अपने को समझना पड़ेगी, क्योंकि वहाँ चुनाव है। तो चुनाव के कारण क्या बाइडेन जो है सीधे युद्ध में कूदेंगे या नहीं कूदेंगे, क्योंकि इस समय बाइडेन की जो पॉपुलैरिटी है वहाँ बहुत कम होती जा रही है। तो ट्रंप अगर आते हैं तो स्थिति क्या होगी, बाइडेन आएंगे क्या होगी। युद्ध कभी भी हो, कैसा भी हो, उस देश के लिए जो भी उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा हानिकारक तो होता है, वहां की इकोनॉमी पर असर पड़ता है, ये पूरी दुनिया जानती है। रहा सवाल ये कि आज की स्थिति में ईरान जो कुछ भी कर रहा है वो तो काफी लंबे समय से कर रहा है, हरकत कर रहा है। जितने भी आतंकवादी संगठन हैं उनको सीधा फंडिंग वही कर रहा है, हथियार भी वही दे रहा है। और ये दावा अपनी जगह बिल्कुल सही है कि अमेरिका कभी भी आत्मघात अगर उसके ऊपर होता है तो उसका बदला लेता है। हमको उदाहरण मालूम है, कुवैत ऑपरेशन के समय क्या हुआ था। सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर कब्जा कर लिया था और उसमें उस युद्ध को, उसको कुवैत को छुड़ाने में अमेरिका के सिर्फ 3 सिपाही वहां पर शहीद हुए थे। यहाँ तो 3 सिपाही मर गए हैं और 34 जो है घायल हुए हैं। इस समय अमेरिका का जो पेंटागन है वो कुलबुला रहा है और पूरी नजरें लगी हैं कि इसको कैसे ठीक किया जाए। अब रहा सवाल ये, क्या अमेरिका के कदम से युद्ध भड़केगा? अरब के कोई भी कंट्री इस समय, चाहे सऊदी अरब हो, कतार हो, ओमान हो, कोई भी युद्ध नहीं चाहेगा, तो सब जो है अमेरिका के संरक्षण में है। और ईरान अगर हमला करेगा तो अमेरिकन अड्डे जो वहां पर बने हुए हैं, उनका जो कैंप लगे हुए हैं, जैसे जॉर्डन में अभी टावर 22 के ऊपर ड्रोन से अटैक किया गया था, ये सोची समझी साजिश थी। वहां पर ये सब ये बताने की कोशिश हो रही है
कि चूंकि इजराइल हमास के ऊपर हमला कर रहा है और उसके पक्ष में यानी पैलेस्टाइन के पक्ष में हम ये सब काम कर रहे हैं, यही काम वो तो कर रहा है, लेकिन इसके पीछे जो पर्दे में पीछे खेल है वो सिर्फ शिया और सुन्नी वाला मामला है। और दूसरा शिया की जो कट्टर एक फिलॉसफी है कि किसी भी तरह से सिर्फ सुन्नी लोगों को यहाँ से खत्म करो और दूसरे ईसाइयों को भी खत्म करो अब कंडी से। और ये पावर जो पॉलिटिक्स वहां चल रही है उसका परिणाम युद्ध में परिवर्तित होगा या नहीं होगा, ये डॉक्टर साहब मुझे लगता है अभी चीन के खेल के बाद ये सिया सुनी वाला जो मामला है थोड़ा सा ठंडा पड़ चुका है। चाहे ईरान पाकिस्तान के संबंधों को हम देख लें, चाहे ईरान सऊदी के संबंधों को देख लें। मैं लौटता हूं सर आपके पास, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर, जो चीज यहां पे समझनी बहुत जरूरी हो जाती है, ईरान क्या लगता है वाकई में ईरान की मदद के लिए कोई आएगा? क्योंकि रूस अंगेज यूक्रेन के साथ, चीन ने रूस की मदद नहीं की, इशारा साफ है कि वो अगर ईरान के साथ हो तो उसके साथ भी सपोर्ट नहीं करेगा। मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान अकेला ही है जो अपने दम पर खड़ा है, कोई सपोर्ट के लिए मौजूद नहीं है। किस लिहाज से देखें इसको? देखिए राजेश, चाहे ईरान अकेला आज की तारीख में नहीं है कि किस प्रकार से ईरान और पाकिस्तान के बीच में भी छोटा सा जो अभी सिलसिला हुआ उसके मध्यस्थता चीन ने ही की। और चीन और ईरान के बीच में अगले 40 साल का एक ट्रीटी है, $400 बिलियन का ट्रीटी है, वो भी एनर्जी को लेकर के। रूस जो है इस लड़ाई के बाद बिल्कुल ही तकरीबन कहेगा इकोनॉमिकली शैटर्ड है। और क्योंकि मुझे लगता है एक तरीके से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया रूस को, ये इजराइल और हमास का युद्ध छिड़ गया, जिससे के कारण कम से कम अमेरिका का जो टेंशन है यूक्रेन से हट करके इजराइल की तरफ चला गया, इसलिए रूस आज बचा हुआ है। नहीं तो रूस की भी आर्थिक स्थिति डगमगा गई है। तो आर्थिक स्थिति डगमगाने के कारण रूस भी चीन का ही एक धीरे धीरे करके हिस्सा बन जाएगा, ईरान भी उसी के साथ चलेगा। तो ऐसे हालात में अमेरिका जो है वो जरूर ध्यान देगा कि यूरोपियन यूनियन को भी उसको साथ में लेकर के चलना है, नाटो भी उधर है, यूक्रेन की भी हालत क्या देख रहे हैं हम लोग, यूक्रेन बैकफुट के ऊपर है। इजराइल भी अब किसी न किसी प्रकार से चाहेगा कि अगले 2-3 महीने लड़ाई रुके, क्योंकि लॉजिस्टिक सप्लाई लाइन जो है, मैन्युफैक्चरर तो अमेरिका है ना, तो उस मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से कहां करेगा। ईरान जरूर उकसाने की कोशिश करेगा, लेकिन ईरान के पास उतनी काबिलियत नहीं है। ये जरूर उसके फ्रिंज प्रॉक्सीज हैं, हिजबुल्लाह हो, हूदीज हो, हमास हो, ये फ्रिंज उसके प्रॉक्सीज हैं, लेकिन अस्तित्व तो उधर की भी लड़ाई है। सऊदी अरेबिया, टर्की और ईरान कौन चाहता है? ऑटोमन के बाद सऊदी के बाद उससे पहले पर्शियन एम्पायर, दोबारा पर्शियन एम्पायर में जैसे शियाज है, तो वो ये काफी मिक्स एक तरीके से कॉकटेल है, जिसके द्वारा हर एक कोई ना कोई अपना अस्तित्व और अपना जोर दिखाने की कोशिश कर रहा है। और मिडिल ईस्ट के अंदर जो तेल है वो और कितने साल चलेगा? अधिक से अधिक 100 साल। उसके बाद क्या होएगा उधर वो भी जानते हैं। तो ये सब को देखते हुए आप देख रहे हैं कि सऊदी अरेबिया भी धीरे धीरे करके ओपन हो रही है इकोनॉमी, जहां औरतों को कोई कीमत नहीं थी, सडनली देख रहे हैं कि वहां पे औरतों को किस तरीके से जो एक तरीके से ओपननेस दिखने को आ रहा है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि जो उनके पास रिसोर्स है वो ज्यादा साल चलने वाला नहीं है। तो अब किस प्रकार से अब दुनिया में अपने आप को संभालना है, संतुलन कैसे करना है, लेकिन ये जो फंडामेंटलिस्ट है, रेडिकलिस्ट है, उसके कारण दिक्कत आ रही है कि हम अपने यहूदियों को समुद्र में फेंकेंगे, और वो बोल रहे हैं कि हम इनको तो अस्तित्व मिटा के रखेंगे। तो ना या कोई किसी का अस्तित्व मिटा सकता है, ना किसी को समुद्र में फेंक सकता है। लेकिन ईरान जो है फाइनेंशियली, चाहे वो कतारीज हो या ईरानियंस हो, ये जरूर इनकी मदद कर रहे हैं। और खाने पीने को इनको यूनाइटेड नेशन रिलीफ फंड से मिल रहा है, जिसको फाइनेंस अधिकतर 50% अमेरिका करता है, यानी खाने को अमेरिका कर रहा है, हथियार इनको दे रहा है और लड़ाई इनको रहे हैं। और गाजा पट्टी में आज की तारीख में 90% लोग जो हैं वो यूनाइटेड नेशन रिलीफ फंड के ऊपर निर्भर करते हैं, खाने के लिए, पीने के लिए, सोने के लिए, रहने के लिए, पढ़ने के लिए। तो ऐसे एक बड़ा मिक्स
बड़ा डिफिकल्ट टाइम है, लेकिन ये सब संभल जाएगा अगर थोड़ा सा संयम बरतना पड़ेगा। इस रेडिकलाइजेशन को रोकने के लिए पूरे विश्व को काम करना पड़ेगा। अगर संयम बरता जाएगा तो फिर अमेरिका की जो वेपन इंडस्ट्री है सर, उसका क्या होगा? मैं आता हूं इसके ऊपर भी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। लेकिन पीके सहगल सर, जो चीज मैं समझना चाहता हूं, अमेरिका के सामने इस वक्त 3 चैलेंज हैं सर। एक चैलेंज चीन का है जो सबसे बड़ा चैलेंज है, उसके साथ नॉर्थ कोरिया का है, ईरान का है। क्या चीन से भिड़ने से पहले अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान और नॉर्थ कोरिया की जो चैलेंज है उसे निपटा दिया जाए, जिस प्रकार से साउथ कोरिया में जमावड़ा हो रहा है और जिस प्रकार से ईरान के आसपास चीन मंडरा रहा है? क्या इस बात का इशारा नहीं है? देखो, इनका आपसी समझौते हो या नहीं हो जी, एनर्जी डील्स हो, साफ तौर पे अगर कल अमेरिका का और ईरान में आपसी झड़प हो जाती है तो किसी भी हालत में रशिया के सिवाय, रशिया इस समय तो खुद ही बहुत बड़े पैमाने पर इन्वॉल्व है यूक्रेन के अंदर। रशिया की कोई काबिलियत ही नहीं है ईरान को कोई मदद करने के लिए। जहां तक चाइना का ताल्लुक है, चाइना किसी प्रकार एक भी सैनिक को नहीं भेजेगा। बिल्कुल जैसे यूक्रेन में पर्सनली इन्वॉल्व नहीं हुआ, उनको हथियार दे सकते हैं और ईरान के पास काफी जमाता है, हथियार उनको नहीं चाहिए। इसके अलावा ना ही उनको किम जोंग कुछ देगा, क्योंकि किम जोंग कोई अमेरिका से रेट्रीब्यूशन नहीं चाहेगा अपने देश के ऊपर, क्योंकि अगर अमेरिका की तरफ से उसके ऊपर कोई रेट्रीब्यूशन हुई तो दैट विल बी द एंड ऑफ किम जोंग की डायनेस्टी। तो किम जोंग साफ तौर पर समझता है करने में और भड़कने में बहुत जबरदस्त अंतर है जी, और वास्तव में भड़कते हैं लेकिन वो करेंगे नहीं। अगर मैं एक चीज और आपसे 30 सेकंड में समझना चाहूं, ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के बेहद नजदीक है। क्या अमेरिका इस मौके को उस लिहाज से भी देख रहा है कि क्यों ना ईरान को रोक दिया जाए, नहीं तो आने वाले वक्त में मुसीबत और बढ़ जाएगी? पीके सहगल सर, देखो, अमेरिका साफ तौर पे जानता है और इजराइल साफ तौर पे जानता है कि हर हालत में ईरान को रोकेंगे तो बिकम न्यूक्लियर पावर, क्योंकि अगर ईरान न्यूक्लियर हथियार हासिल कर लेता है तो सऊदी अरेबिया ने भी साफ तौर पे कहा कि वो भी न्यूक्लियर पावर बन जाएंगे, वो भी हथियार कर लेंगे न्यूक्लियर। सिमिलरली टर्की जो है वो भी कर लेगा, इसी माफिक इराक भी जो है, और ये न्यूक्लियर रेस जो है बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए उन्होंने हर प्रकार से कोशिश की जाएगी ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोका जाए। तो मुझे नहीं लगता, ये जानबूझ का कहा जाता है कि बहुत नजदीक है टू बिल्ड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर ऑन ईरान कि भाई हम आपके ऊपर बड़ी कड़ी नजर रख रहे हैं। IAEA को सब वेस्टर्न वर्ल्ड इन्फ्लुएंस करता है, उनको कंट्रोल करता है। वो बार बार पब्लिक देते हैं एक किस्म से डायरेक्टली इनडायरेक्ट वार्निंग करने के लिए हमने कड़ी नजर रखी हुई है। ठीक है सर। इजराइल खुद जी मुसाद के मुताबिक बहुत कुछ कर सकता है उसको काबिलियत को रोकने के लिए। जी, ये अमेरिका के लिए टॉप प्रायोरिटी में भी आता है। लेकिन डॉक्टर राम, जब कल बजट आया तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कहा कि भारत किस प्रकार से इंडिया इकोनॉमिक यूरोप का जो कॉरिडोर है उसके ऊपर काम कर रहा है, लेकिन जो ईरान के अंदर हो रहा है, जब तक ईरान के अंदर शांति नहीं होगी, भारत के लिए यह परेशानी का सबब होगा, यह प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो सकता है। यहां पर एक पहल करने की जरूरत है डॉक्टर राम। बिल्कुल पहल करने की जरूरत है और यहाँ हमारी जो विदेश नीति है वो बहुत कारगर सिद्ध होगी, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत पहले ही कहा हुआ है, जब रूस का यूक्रेन का युद्ध हो रहा था, कि आज का समय युद्ध का नहीं है, बैठकर आपने डिफरेंसेस दूर करना चाहिए, डिप्लोमेसी और डायलॉग को प्राथमिकता देना चाहिए। संभवतः ये संदेश इन लोगों को भी है। यही एक कारण है कि ना तो अमेरिका कह रहा हम पहले युद्ध करना चाहते हैं, ना ईरान कह रहा हम पहले युद्ध करना चाह रहे हैं। धौस धपट दोनों ही कर रहे हैं कि अगर तुमने स्टार्ट किया तो हम उसको खत्म करेंगे। ईरान की इतनी काबिलियत नहीं है कि वो इस तरह से सीधे सीधे युद्ध में आ जा। हाँ, झटपट जो घटनाएं हैं उस तरह की तो होती रहेंगी और उनकी शुरुआत तो हो गई है। अब रहा सवाल ये चीन का इन्वॉल्वमेंट इसमें जो हो रहा है, चीन तो पक्का बढ़िया देश है, उसका तो एक ही इंटरेस्ट है अपना मार्केट और उसकी गिरती हुई इकोनॉमी को संभालना। चीन में अगर दम होती वो ताइवान पर कभी भी हमला कर देता। रहा सवाल जो है नॉर्थ कोरिया का, वो तो एक ऐसा आदमी है, गुब्बारा है, फूलता रहता है, फटता रहता है, लेकिन वो किसी भी युद्ध में अभी तक ना तो आया है ना आ सकता है। उसका एक ही टारगेट है, साउथ कोरिया। चलिए सर, एक माफी चाहूंगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना होगा। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार बात मालदीव की भी करेंगे, क्योंकि आतंकिस्तान कहता है जो अपनी आवाम को 3 टाइम का भोजन नहीं खिला पाता, वो कहता है कि हम मुइजू आपकी मदद करेंगे।
क्या कुछ हो सकता है भारत के लिहाज से, इसको समझेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर, फिर सीधा एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। मालदीव की आर्थिक मदद करेगा कंगाल पाकिस्तान। पाक पीएम अनवर उल हक ने मुइजू से की फोन पर बात। भारत ने मालदीव के बजट में की है 22% की कमी। चीन, पाक और मालदीव भारत को दे सकते हैं टेंशन, इस एंगल को समझेंगे। मालदीव की आर्थिक मदद करेगा कंगाल पाकिस्तान। पाक पीएम अनवर उल हक ने मुइजू से बात की। भारत ने कल बजट में 22% की कमी की है मालदीव के लिए, जो अलॉट किया जाता था। चीन, पाक मिलकर मालदीव के जरिए भारत को टेंशन दे सकते हैं, इसको एक्सपर्ट से समझना बहुत जरूरी होगा। लेकिन पहले ग्राफिक्स के जरिए मोटी मोटी जानकारी आपको दे दूं, उसके बाद फिर डिटेल से एक्सपर्ट से समझते हैं। मालदीव पर आतंकिस्तान की नजर। अनवर उल हक का मुइजू को फोन। पाक मालदीव को सपोर्ट करेगा। भारत ने की मालदीव की मदद में कमी। 2024-25 मालदीव के लिए बजट में 600 करोड़ रखे गए। हालांकि जब आप नेक्स्ट ग्राफिक्स 2023 और 24 का बजट देखेंगे तो मालदीव के लिए 770.90 करोड़ बजट का प्रावधान किया गया था। चीन के बाद पाकिस्तान ने अब मालदीव पे जाल फेंका है। मालदीव को पाक बना सकता है आतंकी ठिकाना। मालदीव में आईएसआईएस की मौजूदगी ऑलरेडी हो चुकी है, दर्ज है वहां पर, तो वो भी एक बड़ी टेंशन है। लेकिन जब आईएसआई वहां पर पहुंच जाएगी फिर चिंताएं गंभीर हो जाएंगी। आईएसआई का नया हेडक्वार्टर बन सकता है माले। मालदीव से वापस लौटेंगे भारतीय सैनिक। आज कोर ग्रुप की दोनों देशों की दूसरी मीटिंग हुई है, इसको समझना जरूरी है। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर, पाकिस्तान क्या मदद करेगा, क्या नहीं करेगा, मुझे लगता है कि इसके ऊपर ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि वो मुल्क जो बिना आईएमएफ के अपनी आवाम को 3 टाइम का भोजन नहीं खिला सकता, वो माले को क्या देगा। लेकिन मेरी टेंशन इस बात को लेकर है कि जो आपने एक खुला ग्राउंड छोड़ दिया है माले का, जिस प्रकार से पाकिस्तान का इंटरेस्ट अब बढ़ रहा है, चीन ऑलरेडी बहुत इंटरेस्टेड है, तो ये भारत के लिहाज से हम कैसे देखें, चिंता का सबब हो सकता है सर? बिल्कुल, मैं कहूंगा चिंता का विषय है, क्योंकि आईएसआईएस जो है उसका काफी जमावड़ा ऑलरेडी माले में है और 5 लाख मालदीव की जो पॉपुलेशन है वो इस्लामिक है। और पाकिस्तान भी, अगर चीन भी जानता है कि अगर किसी खुदा न खास्ता वहां पर चीनियों को बाहर जाने की जरूरत पड़े तो वो अपने ही एक सरोगेट स्टेट के द्वारा उधर अपना वर्चस्व जमा सकता है। और चीन और पाकिस्तान भी अगर हम देखें, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो, लेकिन पाकिस्तान की जो फौज है वो तकरीबन 20 to 25 बिलियन डॉलर का बिजनेस करता है, और उस बिजनेस के कारण उसके पास काफी पैसा है इस तरह की हरकतों के लिए। आईएसआई और आईएसआईएस के द्वारा दोनों मिलकर के मालदीव के अंदर वो अपना गढ़ बनाना चाहते हैं, वो एक बहुत बड़ा भारी। लेकिन मालदीव में भी अगर देखें, अगर तभी रिएक्शन ना देखें, तकरीबन 40 से 45% लोग हैं जिनका झुकाव भारत की तरफ है। चाहे वो क्विट इंडिया की तरफ से अपना यह आया होगा मुइजू पर, जिस प्रकार से असेंबली में उसको जबरदस्त मार पड़ी है, उससे भी साफ जाहिर होता है कि उसका भी खुद का टिकना ज्यादा दिन नहीं है। और जिस प्रकार से जोर पड़ रहा है भारत के ऊपर कि आप अपने सैनिक हटाए, तो मुझे नहीं लगता है कि मालदीव जो है इस तरीके से, चीन जो है जिस प्रकार से उन्होंने 30,000 घर बनाने का वादा किया है, 700 बिलियन डॉलर्स का उन्होंने ग्रांट दिया है, 300 मिलियन डॉलर्स का और निवेश करने को कह रहे हैं, 1.3 बिलियन डॉलर्स को ऑलरेडी उन्होंने मदद की है मालदीव की। तो इस तरह की हरकतें देखते हुए चीन तो जरूर चाहता है कि उसका कोई आउटपोस्ट हो इंडियन ओशन में, तो चीन का तो इंटेंशन बहुत ही क्लियर है। पाकिस्तान जैसे एक रोग स्टेट होने के कारण
चीन का ही है। जैसे नॉर्थ कोरिया अमेरिका को तंग करने के लिए है, वैसे ही पाकिस्तान एक रोक स्टेट है चीन के पास, जो भारत को किस प्रकार से तंग किया जाए। तो ये दोनों स्टेट जो चीन की मदद करते हैं और चीन के ही सरोगेट्स हैं। तो उस हिसाब से मुझे लगता है जरूर चीन का और पाकिस्तान का मालदीव्स के अंदर इस एक तरीके से पहुंच जमाना खतरनाक है। ठीक है पीके सहगल सर, क्योंकि जो मालदीव की लोकेशन है सर वो बहुत अहम है हिंद प्रशांत महासागर के नजरिए से अगर हम देखें, और जिस प्रकार से हाल ही में चीन ने पाकिस्तान की नेवी की मदद की है, उसके बाद चिंता हो जाती है, क्योंकि आने वाले वक्त में जंग जो है वो जमीन के साथ साथ ब्लू वाटर में भी होगी। और ये जो अगर चीन, पाक और मालदीव समुद्र में एक साथ हो जाते हैं तो इफेक्ट पड़ेगा, आपकी सप्लाई चेन को भी ये बाधित कर सकते हैं सर, क्योंकि आपके पास जो आना है वो मलक्का स्टेट से आना है या फिर अरब सागर से आना है। तो क्वेश्चन बड़ा अहम है, लेकिन इतना ज्यादा चिंताजनक नहीं जितना लग रहा है जी। ये इसकी स्ट्रेटेजिकली बहुत ही वाइटल लोकेशन है। 45 to 50% जो टू वे ट्रेड है दुनिया का, यहाँ से गुजर के ज्यादा उसको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। मालदीव को चाइना की बड़ी ऑक्यूपेशन हो जाए तो चाइना का बेस हो जाए। लेकिन अगर आप देखो तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो उनके इम्पीचमेंट के लिए मूव की जा रही है। वहाँ पे जो अपोजिशन है, अपोजिशन मेजोरिटी में, पार्लियामेंट्री मेजोरिटी में, वो खासतौर पे बैक फुट पर है और मालदीव के ऊपर कड़ी नजर रखी जा रही है। हिंदुस्तान के अलावा ब्रिटेन और अमेरिका की भी, उनकी भी बड़ी जबरदस्त इन्फ्लुएंस है। वो साफ तौर पर चाहते हैं कि मालदीव से किसी भी हालत में चीन की गोद में ना जाए, और वो पक्का यकीन करेंगे। उनके पास भी बड़े बड़े पैसे हैं, खुफिया तरीके से वो अपोजिशन की मदद कर रहे हैं विदाउट आयोटा ऑफ डाउट। ओके। और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो अभी बड़े कॉशियस होंगे। साफ तौर पे जो पाकिस्तान कह रहे हैं वो जानते हैं कि पाकिस्तान की कोई काबिलियत नहीं है उस माफी की मदद करना जिस माफी की हिंदुस्तान कर सकते। आपने जो कहा कि 20% डिक्रीज हुआ है, 20% डिक्रीज नहीं हुआ। पिछले बार देखो 22-23 का जो बजट था उसमें इनिशियल एलोकेशन के बाद 500 करोड़ की थी, लेकिन जो हिंदुस्तान प्रोजेक्ट चला रहा था उसके ऊपर 770 करोड़ लगे। अभी 100 करोड़ ज्यादा है, इस साल 600 करोड़ है। जो प्रोजेक्ट हिंदुस्तान चला है हो सकता है उसमें 800-900 करोड़, 1000 करोड़ भी लग सकते हैं। ये इनिशियल एलोकेशन है, लेकिन जो फाइनल एस्टिमेट होता है वो हमेशा ज्यादा होता है। इसलिए एक किस्म से आप कह सकते हो 20% कमी भी हुई है। मेरे मुताबिक 100 करोड़ की कमी, 100 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। और वास्तव में जब एक्चुअल एड उनको मिलेगा वो 600 करोड़ से बहुत ज्यादा होगा, 770 करोड़ से भी ज्यादा होगा। और हिंदुस्तान जो है, मालदीव साफ तौर पर जानता है, मालदीव की अपोजिशन साफ तौर पर जानते हैं, लोग साफ तौर पर जानते हैं कि वो किसी भी तरह हिंदुस्तान को नहीं कर सकते, क्योंकि कल अगर कोई बड़ी आपदा आ जाए जी तो जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होगा वो केवल हिंदुस्तान होगा। जब मालदीव के ऊपर कोई भी बड़ी आपदा आई है तो केवल और केवल हिंदुस्तान ही उसकी मदद पे आएगा। वो साफ तौर पे जानते हैं, इसलिए साफ तौर पे मुझे को कह रहे हैं कि आप हिंदुस्तान के साथ रिश्ते नाते बिगाड़ी मालदीव की अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी स्टेबिलिटी के लिए और इंडो पैसिफिक की स्टेबिलिटी के लिए, इंडियन ओशन की स्टेबिलिटी के लिए हानिकारक होगा। ऐसे में जो वहां के प्रेसिडेंट है अभी बड़े कॉशियस होंगे, बड़े सावधान होंगे, अनलेस ही वांट्स टू लूज शेयर एंड लूज पावर। ठीक है संजीव जी, संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी, जय हिंद। और साथ ही साथ में संजीव जी, मेरा सवाल, मेरी और आपकी काफी वक्त पहले भी बात हुई थी मालदीव को लेकर, तो मैंने एक ही चीज कही थी कि हम लक्षद्वीप का विकास करें, लेकिन हम ये ना प्रोजेक्ट करें कि ये मालदीव की उपेक्षा में किया जा रहा है, उसके बराबर में किया जा रहा है। लक्षद्वीप हमारा हिस्सा है, हम उसका विकास कर सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से बॉयकॉट मालदीव को ट्रेंड किया गया वो एक चिंताजनक था, और जिस प्रकार से मालदीव की तरफ से भी हमारे पीएम के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया गया वो उससे भी ज्यादा गलत था। लेकिन अब अगर मालदीव खुलकर पाकिस्तान और चीन की गोद में बैठना चाहता है तो मुझे लगता है कि ये और भी चिंताजनक भारत के लिए। संजीव जी। जी देखिए राजेश जी, सोशल मीडिया पे क्या लिखा जाता है क्या नहीं लिखा जाता है, उसके ऊपर हम अपने एनालिसिस को अपने जो है निर्णय नहीं कर सकते। सोशल मीडिया में जरूर इस तरीके की बातें रही कि लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव एक्सेट्रा, इस तरह की बहुत सारी बातें कही गई।
और लेकिन यदि आप भारत सरकार के बयानों को देखें और भारत सरकार के रिस्पांस को देखें तो ये एक बहुत ही धैर्य वाला संयमित रिस्पांस रहा है। और जहां पर कठोर रुख में अपनाना चाहिए वहां पे हमने अपना कठोर रुख अपनाया भी है। जैसे कि मालदीव्स का और वहीं मालदीव्स का रिस्पांस देखें तो वहां के जो 3 मिनिस्टर्स थे जो कि काफी युवा मिनिस्टर्स थे, और जाहिर है कि उन्होंने अपनी पूरी किसी तरीके की मेच्योरिटी उसमें न दिखाते हुए सीधा सीधा भारत के प्रधानमंत्री की विजय के ऊपर अनेक तरीके के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध ही बयान दे डाले, तो उसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ा। वो सस्पेंडेड अवस्था में है। और जाहिर है कि भारत सरकार के यदि रुख अगर देखें तो ये बहुत ही धैर्य वाला और संयमित रुख है। लेकिन जब बजट में आप 22% की कमी कर देते हो तो उसे किस लिहाज से जोड़े सर? हम 600 करोड़ अलॉट किया गया है, पिछले साल 770.90 करोड़ था। क्या ये गलत मैसेज नहीं? राजेश जी ये जो बजटरी एलोकेशंस हैं ये अवश्य भारत सरकार ने अपने कंसिडरेशंस के आधार पर ये एलोकेशंस किए हैं। और ये सिर्फ मालदीव्स को ही नहीं बल्कि हमारे सभी जो पड़ोसी राष्ट्र हैं उनको ये मैसेज दिया ये एलोकेशन किया गया है। जाहिर है कि भूटान को भी आप देखिए तो भूटान हमारा एक बहुत ही जो है खास पड़ोसी राष्ट्र है, बहुत ही क्लोज है, लेकिन उसके भी बजटरी एलोकेशन में जो कमी दिखाई देती है। तो ये जो मालदीव्स को टारगेट करने के लिए नहीं किया गया है, इसके जो कंसिडरेशंस हैं वो भारत सरकार अपने तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत एक बैलेंस को बनाने की प्रक्रिया में और अपने रिसोर्सेज को बेहतर से बेहतर एलोकेट करने की प्रक्रिया में ये एलोकेशंस किए गए हैं। लेकिन उसका आशय जरा भी नहीं है कि मालदीव्स को टारगेट करने के लिए ऐसा किया गया है। और जाहिर है कि मालदीव्स के साथ भारत के बहुत ही गहरे प्रगाढ़ संबंध है। जैसा कि सहगल सर ने कहा कि जब कभी भी मालदीव्स के ऊपर कोई आपदा आई, मालदीव्स का अस्तित्व संकट में आया 1988 में, हमने अपनी सेना को भेजा ऑपरेशन कैक्टस के माध्यम से। और उसके साथ साथ चाहे वो जल का संकट हो, कोविड पैंडेमिक हो, मेडिकल इवैक्यूएशंस कराने रहे हो, तो भारत ने बढ़ चढ़ के मालदीव का साथ दिया है। साथ ही साथ मालदीव्स के उत्थान और विकास में जो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के माध्यम से, अन्य प्रोजेक्ट्स के माध्यम से या इवन डॉर्नियर अपने एयरक्राफ्ट वगैरह उनको देकर के मालदीव्स को सुरक्षित और संपन्न बनाने के लिए भारत ने अपना पूरा योगदान दिया है। लेकिन कमी कहां रह जाएगी सर? मैं इसमें आऊंगा, मुझे एक छोटे से ब्रेक ले रुकना होगा। मैं तीनों एक्सपर्ट से यह भी समझने की कोशिश करूंगा, नेपाल की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, म्यांमार की बात करें, भारत ने खुलकर मदद की है सर जब जब उनको जरूरत पड़ी। लेकिन आज मौजूदा स्थिति क्या है? ब्रेक के बाद इसी पे चर्चा करेंगे, एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करेंगे कि चीन का जो युआन है क्या वो रुपए के ऊपर भारी पड़ रहा है पड़ोसियों में खासकर। छोटा सा ब्रेक, फिर इसी पे चर्चा करते हैं। स्वागत है। बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर यह चर्चा पहुंच चुकी है। भारत, उसके पड़ोसी और उनके ऊपर ड्रैगन की नजर यानी कि चीन की नजर। और हम सीधा लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर के पास चलेंगे। सर, मेरा बड़ा अहम पॉइंट है, मैं अगर नेपाल से शुरू करता हूं तो वहां के पीएम प्रचंड की बात कर लें, खुलकर झुकाव उनका चीन की तरफ। भूटान के प्रधानमंत्री चीन की तरफ स्टेटमेंट देते हैं, विदेश मंत्री यात्रा करते हैं, सीमा विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत होती है। मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूं तो मैं म्यांमार की तरफ देखता हूं, पता चलता है कि कोको आइलैंड सौंप दिया गया है और भी जमीन चीन उनके साथ चाहता है। सीधे तौर पर म्यांमार के अंदर चीन का दखल। मैं बांग्लादेश पहुंचता हूं तो देखता हूं कॉक्स बाजार में चीन मौजूद है और इसी महीने हो सकता है कि बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना बीजिंग के दौरे पर हमें जाती हुई दिखाई पड़ जाएं। श्रीलंका में मैं हम्बन टोटा को देखता हूं, मालदीव के मौजू को मैं बीजिंग में 5 दिन की यात्रा पर देख चुका हूं। पाकिस्तान को मैं छोड़ देता हूं क्योंकि वो कहता है कि मेरा जो फ्यूचर है वो बीजिंग के हाथों में है कि मेरे साथ क्या कुछ होना है। मैं यहां पर खुद को कहां देखता हूं सर? हिंदुस्तान को मैं कहां देखता हूं सर? राजेश, ऐसे चाहे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहें और चीन की घेरने की एक स्थिति कहें, पर चीन को लगता है कि भारत जो है धीरे धीरे करके आर्थिक स्थिति उसकी मजबूत हो रही है और एशिया में वो नंबर 2 अगर है भी तो चीन को ठीक है
चीन अपनी जगह है, हम अपनी जगह हैं। लेकिन अगर ये सोचता है चीन कि अमेरिका के साथ इनके संबंध बहुत अच्छे हो रहे हैं, धीरे धीरे करके भारत जो है अपने इंडिपेंडेंट पॉलिसीज पे चलता है, तो वो चीन को नहीं भाता है। लेकिन चीन जरूर आज की तारीख में अगर हम देखें, पैसा बोलता है। अगर पैसा बोलता है तो 19 से 20 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी चीन की है। हम अभी 5 ट्रिलियन डॉलर्स की बात करेंगे, अगले 3-4 साल में हम 5 ट्रिलियन डॉलर होंगे। आबादी भारत की और चीन की तकरीबन बराबर, हम कहेंगे कि भारत की आज की तारीख में आबादी थोड़ी ज्यादा हो गई है। तो ऐसे हालात में अगर देखें तो ये जितने भी देश हैं, ये सब डेवलपिंग या बहुत ही गरीब देश हैं जो निर्भर करते हैं आर्थिक स्थिति और आर्थिक सहायता के ऊपर। तो जितने भी है, चाहे नेपाल है, भूटान है, चाहे पाकिस्तान है, चाहे बांग्लादेश है, चाहे म्यांमार है, चाहे मालदीव है, ये सारे के सारे निर्भर करते हैं आर्थिक सहायता के ऊपर। भारत जरूर आर्थिक सहायता देता है, भारत जरूर उनकी वैसी भी मदद करता है, चाहे वैक्सीन हो, चाहे कोविड-19 हो, पानी की सहायता हो, नॉर्मल अर्थक्वेक में, डिजास्टर मैनेजमेंट, सब तरह की सहायता कर। लेकिन हम सबका रंग एक है और हम सब एक होने के नाते इनकी अपेक्षाएं हमसे कुछ और होती हैं। चीन वो उनको अलग तरीके से देखता है। हम सब एक भाषा बोलते हैं और एक भाषा बोलने के कारण उनको लगता है भारत करता है तो कोई बड़ी बात थोड़ी करता है, मेरे घर का आदमी है, और बड़े भाई का रूप हम नहीं अपनाते हैं। हम उनको अपना एक तरीके बराबर है, और वो पैसे के कारण, चाहे वो हम्बन टोटा हो, चाहे म्यांमार हो, बांग्लादेश हो, उसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, या नेपाल हो। नेपाल में जब किंग चले गए तो मार्क्सिस्ट के हाथ में है। तो इस तरह की जो एक तरीके से धीरे धीरे करके जो बदलाव आ रहे हैं, जिसमें चीन दखल अंदाजी तो क्या अपनी जेब उसकी, क्योंकि ही हैज द कैपेसिटी टू टेक केयर हमसे ज्यादा आज की तारीख में, इसमें कोई शक नहीं। हम लोग तो अपने आप को बड़ा संतुलन से बैलेंस बजटिंग सब कुछ करते हैं। जैसे आप बोल रहे हैं 600 करोड़ किया है, पहले 700 करोड़ था, लेकिन ये इंटरिम बजट है। अगर कल मालदीव के साथ, अगर मालदीव सबसे नजदीक हमारे है, 700 किलोमीटर की दूरी पर है, उसको पानी चाहिए, दवाइयां चाहिए, उसको डिजास्टर मैनेजमेंट है। आज भी मालदीव से जब भी हम बात करते थे, मालदीव का यही कहना था कि 5 लाख में मालदीव डूब जाता है, तो क्या आप हमारे 5 लाख लोगों को रहने का बंदोबस्त करेंगे? तो ये मालदीव के दिमाग में है कि कहीं कल आज जो भी होगा, भारत ही एक ऐसा देश है जो उसकी मदद करेगा। लेकिन हालत, जैसे मैंने कहा, पैसा बोलता है। आज की तारीख में आर्थिक स्थिति उनको भी, अपने को लगता है, उन्हें भी लगता है सत्ता में रहने के लिए, क्योंकि वहां पर भी इलेक्शन होते हैं, वहां पर भी उनको दिखाना है, पैसे उनके पास इतने नहीं है, तो चीन उनको फंसाने की कोशिश करता है। और ये जो डेट डिप्लोमेसी में बात होती है, भारत उनको एक ग्रांट लोन आराम से, किसी कोविड वैक्सीन में एक पैसा भी नहीं लिया, और पानी देते एक पैसा भी नहीं लेते हैं। तो लेकिन ये है, धीरे धीरे उन देशों को भी समझ में आता है। लेकिन चीन जो है, उसका जो तरीका है वो अलग है, वो हम लोग नहीं अपना सकते, क्योंकि मैंने जैसे कहा 19-20 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी, और हमारी तकरीबन आज होगी 5 ट्रिलियन, एंड वी माइट बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। बट थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी में अंतर देखिएगा, तकरीबन 5 गुना अंतर होगा दोनों देशों के इकोनॉमीज के बीच में। तो उनकी एक अपनी काबिलियत है, हमारी अपनी काबिलियत है, तो हम अपनी काबिलियत का इस्तेमाल करेंगे। पर अपीजमेंट में हम काम नहीं चलता है, अपीजमेंट में नहीं होना है। इट इज विद रेसिप्रोसिटी। ये दोनों एक ही जैसे हैं, एक ही सब कॉन्टिनेंट के हम सब लोग हैं, और हमने साथ में ही रहना है और साथ में चलना है। साथ में सुख दुख में आएंगे तो आपने देख लिया अम्बन टोटा में क्या हुआ। जी, मैं पीके सहगल सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। मेजर जनरल पीके सहगल सर की क्या बहुत स्मार्टली अब ये छोटे जो हमारे नेबर्स हैं वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को देख रहे हैं, जहां उन्हें लगता है कि यस, इस तरफ हमारा प्रॉफिट है, तो उस तरफ हमें झुकाव देखने को मिल रहा है, या आपका कुछ और नजरिया है सर? मैं जैनब कुलकर्णी से बिल्कुल सहमत हूं कि पैसा बोलता है। चीन के बड़े डीप पॉकेट्स हैं, और ये सारे जो है अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं, इनको झांसा दिया बड़े पैमाने पर कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत बड़े पैमाने पर आपको पैसा देंगे। पैसा भी उन्होंने दिया, इंजीनियर्स अपने लगाए, लेबर अपनी लगाई, और इनको इंडेटेडनेस में फंसा दिया। जिस माफिक श्रीलंका के हालात हुए,
पिछले कुछ महीनों में आपने देखा, पिछले साल से, जिस पर पाकिस्तान भी साफ तौर पर जानता है, श्रीलंका भी साफ तौर पर जानता है कि वास्तव में उनको चीन ने उनकी जो मौजूदा हालत हुई है केवल और केवल चीन की वजह से हुई है। उनका जो इकोनॉमी का मैक्सिमम इंडेटेडनेस उनकी चीन के पास है, ऑलमोस्ट अबाउट 50 to 20 to 30% ऑफ द टोटल जीडीपी जो है वो उनको देना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ लोन। जी, जहां तक म्यांमार का ताल्लुक है, वहां पे ऑटोक्रेटिक सरकार है, मिलिट्री रूल है। जब वो चीन की तरफ जाते हैं तो चीन मेक्स देम फील एज इफ दे लार्जर देन गॉड। वो इनको इतनी अच्छी, जैसे अभी मालदीव के प्रेसिडेंट गए अपनी वाइफ को लेके, चीन ने एक्चुअली रेड कार्पेट ट्रीटमेंट उनको दी, उनको 21 गन सैल्यूट भी दिया, एंड मेड देम फील लार्जर देन लाइफ, लार्जर देन गॉड, जिसके झांसे पे आ गए। लेकिन वास्तव में मालदीव जो है लो लाइंग एरिया, मैक्सिमम उसकी हाइट अबव सी लेवल जस्ट अबाउट कपल ऑफ मीटर्स, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मालदीव डूब सकता है अगले 10-15-20 साल में। और वो साफ तौर पे ये जानते हैं वहां के लोग कि केवल और केवल उनका हिंदुस्तानी है जो उनको बचा सकता है, बाकी कोई देश, चीन या पाकिस्तान, कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा इवन सिंगल मालदीवियन। और जहां तक बांग्लादेश का ताल्लुक है, शेख हसीना चाहे वो विजिट करें या नहीं करें, इस समय हिंदुस्तान की बहुत ही ज्यादा उनकी आपसी रिलेशनशिप हिंदुस्तान के साथ बहुत जबरदस्त है। वो किसी भी हालत में चीन के झांसे में नहीं आएंगे और कोई भी कुछ ऐसी कदम नहीं उठाएंगे जिससे हिंदुस्तान की सिक्योरिटी के ऊपर किसी प्रकार का नुकसान हो सके। कोलंबो भी साफ तौर पर जान गया कि वो कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे हिंदुस्तान की सिक्योरिटी के ऊपर, अगर आप देखो तो एक चाइना का स्पाईशिप फिर आना चाहता था जी, लेकिन उन्होंने अगले 1 साल तक उसको मना कर दिया है कि हम नहीं आने देंगे। ठीक, और वास्तव में अगला 1 साल क्या, मुझे नहीं लगता कि दोबारा वो मिलिट्री उनके जो इंतजार है या उनकी जो सबमरीन है या उनके वॉरशिप्स है उनको वहां आने देंगे डॉकिंग के लिए। जी, मेरे पास थोड़ा सा समय कम है, मुझे संजीव जी के पास जाना है, मैं संजीव जी के पास जाना होगा। लेकिन पीके सहगल सर, अगर मैं आपसे 30-40 सेकंड में यह समझना चाहूं कि जो सबमरीन दी गई हैं बांग्लादेश को चीन की तरफ से, जो डिफेंस डील की गई हैं, जो सबमरीन की मेंटेनेंस के लिए चीन वहां पे पहुंच रहा है, क्या वो भारत के लिए अच्छा है सर? जवाब देना, ये भी तो सवाल बनता है ना सर। पीके सहगल सर, आप सवाल मेरे से पूछ रहे हैं? जी, 30 सेकंड में जवाब चाहिए था सर मुझे इसका। देखो, चीन ने जितना भी मिलिट्री इक्विपमेंट दिया, चाहे वो पाकिस्तान को दिया, चाहे म्यांमार को दिया, बांग्लादेश को दिया है या श्रीलंका को दिया है, वो डड है, वो कार्रवाई नहीं करता। और सारे के सारे उनको पता लग रहा है कि एक से फंस गए हैं, उसकी मेंटेनेंस, उसकी सस्टेनेंस, उसकी रिपेयर जो है ऑलमोस्ट एन इम्पॉसिबिलिटी है। और वो सारा डिस्कार्डेड इक्विपमेंट देता है, जो वास्तव में उनको जो पाकिस्तान को इक्विपमेंट दिया है डे 1 से ही वो यूजलेस है। उनके जो रडार्स दिए डे 1 से ऑलमोस्ट यूजलेस है। जो श्रीलंका को सबमरीन दी है, वो सबमरीन वास्तव में एक शो पीस है। वो वास्तव में कल लड़ाई में या अपनी सिक्योरिटी के लिए बांग्लादेश जी भाई इस्तेमाल नहीं कर सकता। बस मेरे लिए यही इंटरेस्ट हो जाता है कि बांग्लादेश को लड़ाई किसके साथ लड़नी है। जब मैं ये सवाल अपने दिमाग में लेता हूं तो मैं उलझ जाता हूं कई बार। मैं सर माफी चाहूंगा, समय थोड़ा सा कम है, लेकिन संजीव जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। संजीव जी, हमें वेट एंड वॉच करना होगा, इंतजार करना होगा कि मालदीव पे देखें, मुइजुए देखें कि जो हशर श्रीलंका का हुआ, जो हशर पाकिस्तान का हुआ, वैसा कुछ मालिकाना हो जाए या कुछ और। यहाँ पे मैं देखिए राजेश जी, मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि यदि कोई राष्ट्र, किसी राष्ट्र में भारत के आधार पर वहां पर अगर डोमेस्टिक राजनीति संचालित की जा रही है जी, तो इससे ये भी पता चलता है कि उस देश का उस राष्ट्र में कितना ज्यादा गहरा प्रभाव है। और पूरे मालदीव्स की सोसाइटी में, पूरे मालदीव्स के पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट में भारत का प्रभाव इतना गहरा है कि मोइजू और उनका जो अलायंस है उसको भारत का प्लैंक लेना पड़ा, इंडिया आउट प्लैंक लेना पड़ा, और उसके आधार पर वो अपने पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो मालदीव्स में वर्तमान समय में चल रहा है, ये मेरे असेसमेंट के मुताबिक इसमें पॉलिटिकल पोस्चरिंग ज्यादा है। इंडिया आउट कभी होने वाला नहीं है, मालदीव से कभी इंडिया आउट हो नहीं सकता। जैसा कि मैंने कहा कि भारत का जो प्रभाव है बहुत गहरा है। यदि आप मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करें, अन्य डेमोक्रेट्स की बात करें, पिछली जो सरकार इब्राहिम सोलेह की जो थी वो भारत की के बहुत ही नजदीक थी, भारत की मित्र सरकार थी।
और जब कभी भी वहां पर निजाम बदलेगा, वहां पर सरकार जब बदलेगी, तो आप देखेंगे कि भारत और मालदीव के संबंध वैसे ही प्रगाढ़ और मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि उसका जो आधार है वो बहुत ही गहरा है। पीपल टू पीपल कनेक्ट बहुत गहरा है और उसको अलग नहीं किया जा सकता। वहां पर राजनीति अवश्य, राजनीतिक रोटियां जरूर सेकी जा सकती हैं, लेकिन भारत को वहां से थ्रो आउट नहीं किया जा सकता। ये लेकिन संजीव जी, मुझे लगता है कि एक जो मुइजू की तरफ से इंडिया आउट जो अभियान चलाया गया, कुछ ऐसी ही छाप बांग्लादेश के अंदर भी सुनने को मिली है, और ये एक भारत के लिहाज से बहुत टेंशन वाली बात आने वाले वक्त में हो सकती है, क्योंकि पड़ोसी अगर भारत के विरुद्ध भावनाओं को भड़काने में लगे हैं तो चिंता का सबब होगा। समय थोड़ा सा कम है, इतना ही इजाजत मुझे दे रहा है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मेजर जनरल पीके सहगल सर, आपका भी शुक्रिया। संजीव जी, आपका भी शुक्रिया मेरे साथ खास चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, तमाम पहलुओं को इतनी बारीकी से समझाने के लिए। हैरानगी इस बात की है कि जो मुल्क IMF से अगर लोन ना मिले तो अपनी आवाम को 3 टाइम का भोजन नहीं करा पाता, वो मुल्क कहता है कि मालदीव हम आपके साथ हैं। लेकिन मालदीव को भी यह समझना होगा कि अगर पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान की सोच को मालदीव के अंदर जगह दी गई तो बसा बसाया मालदीव जो है वो अगला पाकिस्तान बन सकता है। मेरे साथ डिफेंस स्पेशल में आज इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।